नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं इस यूट्यूब आपका टारगेट विद रोहित में। आज मैं आपको हिमालय विशेष और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपसे 2 मिनट चर्चा कर लूं, ठीक है। जो शिक्षक भर्ती है ना, 69,000 शिक्षक भर्ती, ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती जो चल रही थी, उसका कल हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ऑर्डर कर दिया है। जो बीएड बीटीसी के पक्ष में यानी सरकार के पक्ष में 60 और 65% के पक्ष में, यानी 90 और 97 जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 90 अंक लाना अनिवार्य उन्होंने कर दिया है। 90 और 97 अगर है तो आप आगे जो प्रक्रिया होगी उसमें भाग ले सकते हैं। मैं भगवान से भी प्रार्थना कर रहा हूँ, कामना कर रहा हूँ कि जो कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर वैकेंसी को पूरा कराएं तो हो जाए, बहुत अच्छी बात है और हो जाना भी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी जरूर, थोड़ा लेट मिल सकती है लेकिन मिलेगी जरूर। ये जो 69,000 वैकेंसी थी, इसमें 150 क्वेश्चन थे और बहुत सारे सब्जेक्ट थे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, है ना, मनोविज्ञान और आपका करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, है ना, प्रौद्योगिकी, रीजनिंग और 2-4 सब्जेक्ट थे, कुछ छोड़ा नहीं गया और टफ से टफ बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इस एग्ज़ाम में हमारे 120% सही थे। कितने थे? 120%। और जिसमें से जीएस में सबसे अच्छे मेरे स्कोर रहा, 40 में से करीब 34% सही थे। मैथ में भी अच्छे, मतलब सारा सब कुछ अच्छा स्कोर रहा। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप बीएड बीटीसी के स्टूडेंट हैं तो हमारी कक्षाएं जरूर देखें। आने वाले समय में 1 या 2 दिन में आपको मैथ की भी क्लासेस बहुत जल्दी से मिलेंगी, उनको आप देखें। टेट और सुपर टेट सभी में बहुत अच्छी प्रयोग होंगे। तो बात करता हूँ आपको, ये सब है ना, हिमालय पूरा भूगोल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ। हमारे ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा ब्राइटनेस या स्टैंड माइक ये सब सुविधाएं नहीं है, क्योंकि इस समय क्या है, लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में कुछ मिल नहीं रहा है। मैं तो कल बहुत दौड़ा, कुछ भी नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि फिलहाल में इसी प्रकार से कक्षाएँ चलाएँ। बहुत जल्दी थोड़ा अच्छी व्यवस्था में कक्षाएँ लाएंगे आप लोगों के लिए, पर ध्यान से अगर आप हमारी क्लास, हमारी वीडियो को सही से पढ़ेंगे तो। मैथ की वीडियो बनाएंगे और मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपने वीडियो को कई बार देखा, आप मत पढ़िएगा लेकिन लीड लगा के वीडियो देखते रहो। गारंटी, एक वीडियो आप 4 बार देख लो, याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल से बहुत पढ़ाई की जा सकती है। मैंने मोबाइल से ही सबसे ज़्यादा पढ़ाई की। 1 साल के अंदर मैंने 5 एग्जाम को क्रॉस किया। मेरे पास नोट्स नहीं मिलेंगे, मोबाइल में ही सब कुछ, मोबाइल से ही पढ़ते थे। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे यूट्यूब पर वीडियो आते हैं, यूट्यूबर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपसे ये सोचूंगा, कामना करूंगा आपसे कि आप भी पढ़िएगा, मेहनत करिएगा और हमसे जो हेल्प मिल सके उतनी ज़्यादा हेल्प करूंगा आपकी। मेहनत करो, ये सारे बहुत अच्छे प्रश्न हैं। जितना अभी तक पढ़ाया भूगोल में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। इससे अगर आप हाई लेवल, भाई अगर आप आईएएस आईपीएस वगैरह कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं और नॉर्मल क्लासों में भी ये क्वेश्चन आते हैं। अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था, है ना, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसमें 1/2 माइनस मार्किंग थी। पढ़ते हैं लोग, हमसे भी अच्छे पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही अच्छा सुपर हूँ। मैं एक मीडियम क्लास का स्टूडेंट था, पर टेक्निक होती है, हर चीज़ की टेक्निक अगर अपनाएंगे तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। अब क्या है कि ज़्यादातर कक्षाएँ, ज़्यादातर जो एग्जाम होते हैं उसमें माइनस मार्किंग डाल देते हैं। कहीं 1/3 माइनस मार्किंग, तो कहीं 1/2, तो कहीं 1/4। जैसे ग्रुप डी था, 1/4 माइनस मार्किंग थी। 100 क्वेश्चन में कोई 93 अटेम्प्ट करके आ रहा, कोई 97, कोई 95, पर हमसे ना हुआ। मैं तो सिर्फ 82 तक अटेम्प्ट किया और मैंने समझ लिया मेरा तो बिल्कुल होना ही नहीं है। जब रिजल्ट आया तो जो 93, 92 वाले थे वो नीचे आ गए और हम पहुंच गए ऊपर, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा सही थी।
और एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है नंबर को आगे बढ़ाना। जो रेलवे था ग्रुप डी और ग्रुप सी में भी मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किए थे और उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर, बहुत अच्छे नंबर बने, क्योंकि एक्यूरेसी उसमें भी हमारी सही थी। और एग्ज़ाम भी दिए, कई एग्ज़ाम आ गए और जहाँ एग्ज़ाम 4-5 एग्ज़ाम निकले। रही बात वीडियो की, इसमें तो 1/2 माइनस मार्किंग थी। 1/3 वाला भी मैंने एग्ज़ाम दिया, 1/4 वाला भी एग्ज़ाम दिया और ये 1/2 वाला था माइनस मार्किंग। इसमें क्या है कि जैसे आपका 150 क्वेश्चन है, ठीक, आपने 120 अटैम्प्ट किए। कितने अटैम्प्ट किए? 120, जिनमें से 20 आपके गलत हो गए। तो ये 20 कम करो प्लस 1/2 का मतलब 10 और कम कर दो, यानी कि आप माइनस करो 30 प्रश्न, आपके बचे हैं 90 प्रश्न। ठीक है, इतना आप करके 120 आए थे, आगे सीधे 90 का। यहीं पर यदि आप 100 किया, कितना किया? 100 किया आपने, गलती सिर्फ 10 हुई। गलती कितनी हुई? 10 हुई। 10 का आधा 5, यानी कि माइनस कर दो 15। आप अभी 85 पर हैं, अब वो 120 वाला 90 पर ही है। एक्यूरेसी अगर लगाई जाए तो आपके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, उसके नंबर कम बढ़ेंगे। तो माइनस मार्किंग वाले जो भी एग्जाम होते हैं उन पर विशेषकर प्रश्न अटेम्प्ट करने की कम से कम कोशिश करो। या तो आप इतने टॉपर हैं, आपको आता है तो आप अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन आपको लगे कि ये प्रश्न 90% सही है तभी आप उसको देखिएगा, नहीं तो 100% वाले ही करो। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आप मेहनत करेंगे, और ये कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसका सदुपयोग करो। मोबाइल में लीड लगा लो कानों में और पढ़ते रहो। मैक्सिमम जितनी पढ़ाई कर सको 10 घंटे 12 घंटे कम से कम। कहीं जाना भी नहीं है, कोई कहता भी नहीं जाओ घर से बाहर जाओ, सब्जी ले आओ, ये करो वो करो, नहीं जाना है, कोई भेजेगा नहीं। इसलिए आप क्या करें, घर पे रह करके 10 से 12 घंटे, यदि आप नहीं वैसे पढ़ा किताबों से, मोबाइल में लगा लो लीड, सुन लो, एक वीडियो को 3 से 4 बार देख लो। मैं 100% कहता हूँ कि 90% आपको याद हो ही जाएगा, बशर्ते दिमाग से। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा। और दूसरी समस्या है कि हमारे वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, पहले 2 वीडियो तो बहुत ही ख़राब थे, क्वालिटी चूक, पहला वीडियो बना रहा था समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाएं क्या बनाएं। लेकिन अब मेरा 5वां 6वां वीडियो थोड़ा ठीक आया और ये वीडियो और ज़्यादा थोड़ा ठीक आएगा। आने वाले समय में कुछ इससे स्टैंड होता है, माइक होता है, इन सभी की व्यवस्था कर लूँगा। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा हिमालय विशेष। आप डाल लीजिएगा हिमालय विशेष, ठीक है, हिमालय विशेष। देखो, पढ़ा मैं चुका हूँ हिमालय आपको, लेकिन कुछ पॉइंट छूटे हुए थे, आप उनको भी क्लियर कर लो। ये तो हमारा रहा ट्रांस हिमालय, और इस ट्रांस हिमालय में ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है, यहाँ तो वर्ष भर हिम रहती है, वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। लेकिन ये ट्रांस हिमालय के बाद आता है महान हिमालय या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय पर बर्फ भी यहाँ पे भी रहती है, और जैसे ही नीचे बढ़ते चले आएंगे बर्फ कम होती चली जाती है। तो अब हम आपको हिमालय विशेष में आप लिखते चलिएगा कि एक व्यक्ति थे सिडनी बुरार्ड। कौन थे? सिडनी बुरार्ड। ठीक, इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन किया था। अगर प्रश्न कभी पूछ दिया जाए कि हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किसने किया था, तो कौन है? सिडनी बुरार्ड। ध्यान रखना, कौन है? सिडनी बुरार्ड। इन्होंने क्या किया, इस हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन किया। जैसे ये है आपकी सिंधु नदी, यहाँ मानसरोवर झील, ठीक है, यहाँ से निकलती हुई ये काराकोरम और लद्दाख के बीच से, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी, और ये यहीं से हमारा राकसताल यानी कि मानसरोवर झील के ही पास से राकसताल नामक जगह से ये निकली है सतलज नदी। कौन सी निकली है? सतलज नदी। और इन 2 नदियों के बीच जो हिमालय का पार्ट आएगा उसको हम बोलते हैं
कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय, क्या बोलते हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है, पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक, पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये आपका इतना, ये देखो ये क्या है, पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक। इसमें क्या है आपका, इस हिमालय में आपका अमरनाथ है ना, अमरनाथ मंदिर, ठीक, वैष्णो देवी का मंदिर कटरा में, ठीक, अमरनाथ का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, और मुस्लिमों का एक भी तीर्थ स्थल यहाँ पर चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ, ठीक, ये मुसलमानों का यहाँ पर तीर्थ स्थल है चरार ए शरीफ, यानी कि ये कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय में वैष्णो माता का मंदिर कटरा में, ठीक है, आपका भोले जी, आपका अमरनाथ मंदिर, और चरार ए शरीफ ये आपका मुसलमानों का भी तीर्थ स्थल है। पूछा कैसे प्रश्न आता है कि कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो कश्मीर हिमालय सिंधु एवं सतलज के बीच में, ये देखो है सिंधु नदी और ये रही आपकी सतलज नदी, नीले लाइन से होगी ये, ठीक। प्रश्न बनता है कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो बोलेंगे आप सिंधु व सतलज नदी, ठीक। अब आइएगा कुमायूं हिमालय, ये देखो, ठीक है, आपका है कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय जो है वो किन दो नदियों के बीच में है, सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी, काली नदी है नेपाल के पास से, और सतलज नदी ये रही आपको, इसके बीच का जो पार्ट है वो कौन सा है, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय की नदियों के बीच में रहता है, सतलज एवं काली नदी, ठीक। इसमें भी कुछ स्थल हैं, कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे आपका कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, और आपका बंदरपूंछ, ठीक, जहां से आपकी यमुना नदी निकलती है, और गंगोत्री, ठीक, और फूलों की घाटी। कई बार प्रश्न पूछा गया कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो कुछ स्टूडेंट कर देते हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग, लेकिन फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है, ठीक। तो जो कुमाऊं का हिमालय है इसमें कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूंछ, गंगोत्री और फूलों की घाटी इसी में विद्यमान है, किसमें, कुमाऊं हिमालय में, ठीक है, किसमें है, कुमाऊं हिमालय में। तो कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में बहता है, तो कुमाऊं हिमालय जो है आपका वो सतलज व काली नदी के बीच में बहता है। आगे आ गया आपका नेपाल हिमालय, कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय, ये किन दो नदियों के बीच में बहता है, ये आपका काली नदी व तीस्ता नदी के बीच में बहता है, ये देखो काली नदी है और ये सिक्किम के पास ये है तीस्ता नदी, तो इन दोनों के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल का हिमालय बोलते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जो एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में ही है, ठीक है, और आपका कंचनजंगा ये भी आपका नेपाल हिमालय का है, काठमांडू की घाटी नेपाल हिमालय में है ना, ये सब आपका नेपाल हिमालय में पड़ जाएगा। आगे है आपका असम हिमालय, क्या है, असम हिमालय, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आप बताएंगे तीस्ता व दिहांग, यानी ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग है ना, उसी की सहयोगी नदी है। तो तीस्ता व दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है उसको हम असम हिमालय बोलते हैं।
तीस्ता नदी वैसे भारत बांग्लादेश की काफ़ी हद तक सीमा बनाता है। तीस्ता नदी कई बार प्रश्न पूछा गया है। दिहांग गार्ज, ये क्या है? दिहांग गार्ज, यानी कि तीस्ता नदी से दिहांग गार्ज तक ये हमारा क्या कहलाता है? असम हिमालय। ठीक, अब कुछ और चीज़ें लिख लीजिएगा कि हिमालय के कई जगह कुछ नाम होते हैं, कहीं कुछ बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है। तो हिमालय जो है ना, हिमालय को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यानी नेपाल में हिमालय को हिमालय नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक, आगे देखिएगा, हिमालय को तिब्बती भाषा में, हिमालय को तिब्बती भाषा में कोमोलंगमा, क्या बोलते हैं? कोमोलंगमा। ठीक है, हिमालय को तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं? कोमोलंगमा। और हिमालय को म्यांमार, ये साइड में आपका म्यांमार रहा, ये आपका ये, ठीक, आपका ये अरुणाचल प्रदेश है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इधर साइड का लगा हुआ आपका है म्यांमार। तो हिमालय को म्यांमार में क्या बोलते हैं? अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। ठीक, यानी कि समझ लो, नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा, तिब्बती भाषा में इसको कोमोलंगमा, और म्यांमार में इसको अराकान योमा बोलते हैं। और आज जहाँ पर हिमालय है, बहुत वर्षों पहले कभी वहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था? टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर हुआ करता था, जहाँ पर आज हिमालय है। बहुत वर्षों हुए है ना, वहाँ पर कंकड़, पत्थर, बजरी, ये सब भरते गए, प्लेट विवर्तनीय क्रियाएं, अन्य क्रियाओं द्वारा ये क्या हुआ? धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि हिमालय से पहले वहाँ पर क्या था? टेथिस सागर। ये तो हिमालय के बारे में आपको जानकारियाँ हो गई। ठीक है, अब क्या है? गार्ज, दिहांग गार्ज। ठीक है, दिहांग गार्ज। गार्ज देखो क्या हो, वैसे हिमालय कहाँ? सिंधु नदी के मोड़ से दिहांग गार्ज तक हिमालय है। हिमालय का ये भी रूप है, लेकिन इधर हम क्या बोल देते हैं? उसको पूर्वोत्तर हिमालय बोल देते हैं। ठीक, वो उधर चला गया, म्यांमार में भी हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, दिहांग गार्ज। गार्ज देखो क्या होता है, ये माना कि ये आपका पहाड़ है, नदी यहाँ से निकली है, तो ये क्या करती है? धीरे धीरे कटान करती रहती है, धीरे धीरे कटान करती रहती है। और जब ऊपर से हम देखेंगे तो नीचे एकदम पतली संकरी सी नदी दिखाई देती है, जिसे हम गार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। ठीक, तो नदी क्या होता है? तली में कटाव करती रहती है, और ये मैक्सिमम कटाव करेगी समुद्र के तल तक। समुद्र का जहाँ तक तल होगा वहीं तक ये क्या काम करेगी? नदी कटाव करेगी। इससे नीचे नदी कभी भी कटाव नहीं कर सकती। तो ये गार्ज बोला जाता है, यानी कि नदी बह रही है, धीमे धीमे कटान कर रही है, कटान करती जा रही है। ऊपर से जब आप देखेंगे तो बहुत पतली सकरी सी दिखाई देती है, जिसको हम गार्ज बोलते हैं। ठीक, तो हिमालय के बारे में आपका पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और देख लीजिएगा, ये क्या है? ग्रीन लघु हिमालय। ग्रीन जो दिख रहा है ये लघु हिमालय है, और नीचे ये लाइन दिख रही है ना, नीले कलर से, तो ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, तो एक पॉइंट छूट गया था कि हिमालय व शिवालिक की पहाड़ियों के बीच घाटी पाई जाती है। जैसे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में भी घाटी पाई जाती थी, है ना, जैसे काठमांडू की घाटी, कश्मीर की घाटी। इसी प्रकार से लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच में घाटी पाई जाती है, जिसे हम दून या द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? दून और द्वार, दून और द्वार बोला जाता है। यानी कि जो लघु हिमालय और आपका शिवालिक है ना, इनके बीच में घाटी पाई जाती। घाटी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो उनको दून और द्वार बोलते हैं। दून बोले तो देहरादून, देहरादून इसी घाटी का ही है,
और हरिद्वार। ठीक, ये आपके पॉइंट हो गए। घाटी यानी दून और द्वार के रूप में जानते हैं। कौन सी? लघु हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में जो घाटी होती है उसको दून व द्वार के नाम से जानते हैं, देहरादून और हरिद्वार। तो हिमालय के बारे में संभवतः हमारे हिसाब से पर्याप्त मटेरियल हो गया। ये आपका इतना फिनिश हो गया। ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा था सिडनी ब्रॉड के बारे में, नदियों के आधार पर विभाजन, और हिमालय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, इधर आ जाइएगा। ये आपका विहांगगार से हिमालय तीव्र मोड़ हो जाता है, बहुत एकदम सीधा इधर जा रहा, फिर ऐसे मुड़ जाता है नीचे की तरफ। ठीक, तो इस हिमालय में पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो है पटकोई बूम, कौन सी? पटकोई बूम। ये है आपकी पटकोई बूम, और ये पड़ेगी आपकी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ये पड़ेगी नागालैंड में। ठीक है, यानी नगा की पहाड़ियाँ। और लैमाटोल ये पड़ेगी मणिपुर में। और मिजो मतलब जानते हो, मिजोरम। ठीक है, यानी कि पूर्वोत्तर यानी कि हिमालय की ये पहाड़ियां हैं। पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नगा की पहाड़ियां नागालैंड में, और लैमाटोल की पहाड़ियां आपकी मणिपुर में पड़ेंगी, और मिजो की पहाड़ियां आपकी मिजोरम में पड़ेंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 पहाड़ियां, इनको क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां बोलते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, जनरली एग्जाम पूछ देते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में है ना? तो गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ जो हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपका मेघालय का पठार है ना, मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में ही ये तीनों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इधर आपका क्या होता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है तो सबसे ज़्यादा वर्षा यही पहाड़ियों पर होती है। यानी मानसून आता है, इन पहाड़ियों से टकराता है और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गारो, खासी और जयंती में। जो खासी की पहाड़ी है वहाँ पर शिलांग यानी कि मेघालय की राजधानी शिलांग इसी पर बसी हुई है। और चेरापूंजी आपने पढ़ा, ये सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा तो चेरापूंजी जो जगह है वो भी यहीं पे पड़ती है। ये जो पहाड़ियाँ हैं त्रिभुज के रूप में है। ठीक, यहाँ पर गारो, ये खासी और ये जयंतिया। ठीक, गारो, खासी और जयंतिया ये किसका है? मेघालय पठार। ठीक, अभी हम आपको बताएंगे मेघालय पठार। ये मेघालय पठार जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं, इतना ध्यान रखना। मेघालय का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय का हिस्सा ये था पटकोई बूम, नागा, मिजो और आपका लैमाटोल, ये मेघालय का हिस्सा है। पर ये जो है गारो, खासी, जयंतिया ये जो है आपकी मेघालय पठार, वो हिमालय का हिस्सा थी, ये मेघालय के पठार के हैं। ठीक, ये जो आप देख रहे हो बराई की पहाड़ी, कौन सी? बराई पहाड़ी, ये असम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? असम में पड़ती है बराई की पहाड़ी। ये भी आपकी मेघालय पठार का ही एक हिस्सा है। मेघालय जो पठार है वो यहाँ पर आपका पड़ेगा नागपुर का पठार। नागपुर पठार क्या पड़ेगा? नागपुर, छोटा नागपुर पठार क्या पड़ेगा? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार ये यहाँ पर पड़ेगा ऐसा। ठीक, यहाँ पर छोटा नागपुर पठार। इसके पूर्व और दक्षिण में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर यानी कि पूर्व और उत्तर साइड में ऐसी यहाँ पर पड़ेगा नागपुर का पठार। इसके पूर्व और उत्तर में आपका मेघालय का पठार है। ये जो है प्रायद्वीपीय भूभाग यानी प्रायद्वीपीय पठार की जो खासियत है वो इसी पठार में पाई जाती है। यानी ये जो पठार है कौन सा? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा हुआ करता था।
प्राकृतिक कारणों से, यानी ये आपकी आएगी गंगा नदी, है ना, और इधर से आएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इनके बीच में क्या है, मैदान है जहाँ पर ये बांग्लादेश होता है। ठीक, तो ये इधर रहेगी और ये उधर पहुँचेगी, तो उसको बोलते हैं मेघालय का पठार। ये है आपका छोटा नागपुर पठार के पास में, है ना, पूर्व और उत्तर साइड में, पूर्व और उत्तर साइड में। तो आप बोल सकते हैं कि मेघालय का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यहाँ पड़ता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश को बोलते हैं नदियों का देश। क्या बोलते हैं? नदियों का देश। और पाकिस्तान को बोलते हैं नहरों का देश। ठीक, यानी गंगा नदी और इधर आएगी ब्रह्मपुत्र नदी, इनके बीच में जो मैदान है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में कोई भी पहाड़ी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आपको, हाँ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गारो, खासी व जयंतियों में सबसे ज्यादा वर्षा किस पहाड़ी पर होती है? तो खासी की पहाड़ी पर होती है। किस पहाड़ी पर होती है? खासी की पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है इन तीनों पहाड़ियों में। ठीक है, तो मैंने आपको हिमालय, विशेष हिमालय के बारे में बता दिया, पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में हो गया। ठीक, यानी कि जो पहला टॉपिक था पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आपका खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पठार के बारे में। धन्यवाद।